नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस सीरीज़। समय हो रहा है रात के 9 बजे और आज हम डिस्कस करेंगे एक सवाल, एक टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस का जो पेपर 1 है, आपका जो जीएस 1 है उसका। सिलेबस आपका है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। जो कम्युनलिज्म का टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो आपका संप्रदायवाद है इसके बारे में सब कुछ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके विकास के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, कौन कौन से फेजेस हमारे यहाँ रहे हैं आपके ये संप्रदायवाद के। क्या ये आपका एंशंट इंडिया में था, क्या मिडिवल इंडिया में था, मॉडर्न इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल हमारे लिए बहाना होता है, हमें अपना टॉपिक निपटाना होता है। सवाल है क्या, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय समाज में इसके विकास पर चर्चा करें। आपको 250 वर्ड में लिखना था इसका जवाब। हम लोग लाते हैं आपके लिए 2 वीडियो रोज़। पहला होता है 5 बजे सुबह में, जहां हम देते हैं आपको डेली टारगेट्स। आपका पूरे दिन का लक्ष्य क्या होगा, आपको कौन सा चैप्टर कितने घंटे में पढ़ना है, सब बातें हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होता है 5 से 10 मिनट का, हम सब बातें वहाँ पर आपको बताते हैं। अगला होता है हमारा वीडियो रात के 9 बजे आता है, जो आप अभी देख रहे हैं। इस 5 बजे वाले वीडियो के आखिर में हम देते हैं आपको एक सवाल। वो सवाल का डिस्कशन हम करते हैं इस 9 बजे वाले वीडियो में। तो ये सवाल है वो हमने आज आपको सुबह में दिया था। क्लियर है? तो सवाल में एक शब्द आया है डिस्कस। डिस्कस इट्स एवोल्यूशन इन द इंडियन सोसाइटी। तो क्या मतलब है डिस्कस का? डिस्कस का मतलब ये है कि जब सवाल में जो जो टर्म्स आए हैं, जो जो डिमांड की गई है सवाल की, आप सबको एड्रेस करें। इसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप बाहर निकालें, ताकि जो मुद्दा है उसका जो कंप्लीट पिक्चर है वो उभर करके बाहर आए। जब मैं कहता हूँ कि चलो कुछ डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या, उस इशू के बारे में सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक आयाम, हर एक डायमेंशन हम उसका डिस्कस करेंगे। तो ये होता है वर्ड डिस्कस, डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस। ऐसे ही आपका अलग अलग शब्द होते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। सब बातों को हम देखेंगे अपने सवालों के जरिए, जब हम वाला सवाल करेंगे। तो सवाल में कहा गया है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। तो आप इंट्रो में क्या करेंगे, इंट्रो में चुपचाप आप भारत में थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है ना बता देंगे। हो सकता है कि ये सवाल आए मेंस में, तो उसके पहले कुछ जो आपका कम्युनल वायलेंस हुआ हो, कुछ दंगा वगैरह हुआ हो, तो आप उसका जिक्र वहाँ पर कर देंगे अपने इंट्रो में कि हाँ ये जो है वो हमारे आपके सवाल का कॉन्टेक्स्ट है, आपने इस कारण सवाल पूछा है। तो कॉन्टेक्स्ट बताएंगे आप। अपना जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर जो कम्युनलिज्म है इसको आप चुपचाप डिफाइन कर देंगे, इसको आप चुपचाप परिभाषित कर देंगे। तो अपने इंट्रोडक्शन में आपने संप्रदायवाद को परिभाषित कर दिया। अब क्या करेंगे बॉडी में आप ये जो सांप्रदायिकता है इसके बारे में आप बातें बताएंगे। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यही तो पूछ रहा है ना कि इसका एवोल्यूशन कैसे भारतीय समाज में, ये बताना है आपको। तो एंशियंट इंडिया में, मिडिएवल इंडिया में और जो मॉडर्न इंडिया में सांप्रदायवाद, सांप्रदायिकता कैसा फैला, ये आप बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आखिर में इसको आप कंक्लूड करेंगे। तो करते क्या हैं हम लोग, जो पूरा टॉपिक है उसको हम ओवरऑल समझते हैं। यहाँ पर सांप्रदायवाद का जो कारक है वो नहीं पूछा है, मगर हम आपको कारक भी पढ़ाएंगे यहाँ पर, ताकि अगर सवाल थोड़ा सा घुमा करके आए तो उसका जवाब आराम से दे पाएं। चलिए, क्या था सांप्रदायिकता इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत में सांप्रदायिकता जो है ना उसमें 3 एलिमेंट हैं, मेनली उसमें 3 तत्व शामिल हैं। पहला एक बिलीफ है कि जो लोगों का धर्म एक होता है उनके सेकुलर इंटरेस्ट भी एक होते हैं। मतलब कि अगर मैं और तुम हिंदू हो तो हमारा तुम्हारा वो मुद्दा जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं भी है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा तुम्हारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक होगा। हमें तुम्हें हिंदू को ही वोट करना चाहिए, हमें तुम्हें हिंदू की दुकान से ही खरीदना चाहिए सामान। तो चूंकि हमारा तुम्हारा धर्म एक है, इसीलिए हमारे वो मुद्दे जो धर्म से संबंधित नहीं भी हैं
वो भी धर्म से इन्फ्लुएंस होते हैं, धर्म से प्रभावित होते हैं। ये आपका है पहला तत्व। दूसरा क्या है? दूसरा तत्व ये है कि चूंकि तुम्हारा हमारा धर्म एक है, इसीलिए हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल मुद्दा जो है ना वो एक दूसरे के समान है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो दूसरे से अलग है। मुस्लिम का जो मुद्दा होगा वो हमारे मुद्दे से अलग होगा। जब हमें लाभ होगा तो मुस्लिम को लाभ हो, कोई जरूरी नहीं है। समझ गए बात? तो यहाँ पर जो सेकुलर इंटरेस्ट होगा एक धर्म का, वो दूसरे धर्म के इंटरेस्ट से अलग होगा। ये है दूसरा तत्व। तीसरे तत्व में एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारा तुम्हारा मुद्दा अलग अलग तो है, मगर वो दोनों एक दूसरे का विरोधी है। मतलब कि जहाँ मुझे फ़ायदा होगा वहाँ तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम दूसरे धर्म के हो तो जहाँ तुम्हें फ़ायदा हो रहा है वहाँ मुझे फ़ायदा नहीं होगा। मतलब हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हित हैं, वो एक दूसरे के विरोधी हैं। समझ गए बात? तो ये आपके 3 तत्व हैं हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के। पहला क्या तत्व है? पहला तत्व ये है कि हमारे जो धार्मिक हित हैं, चूँकि हमारा धर्म एक है, इसीलिए हमारे वो हित जो धार्मिक नहीं भी हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो भी हमारे एक होंगे। दूसरा क्या बोलता है? चूँकि हमारा धर्म एक है, इसीलिए हमारे वो हित जो धर्म संबंधित नहीं है ना, वो एक तो होंगे, सेम होंगे, मगर दूसरे धर्म से अलग होंगे। तीसरे में क्या? दूसरे के विरोधी होंगे। इसीलिए हम तुम तो एक जगह रह नहीं सकते, दोनों धर्म एक दूसरी जगह पे मतलब एक साथ में रह नहीं सकते। ये हैं आपके 3 मेन तत्व हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के। अब पढ़ेंगे हम लोग कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सांप्रदायिकता का हमारे यहाँ विकास कैसे हुआ। एंशियंट इंडिया में सांप्रदायिकता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। भारत हमारा यूनाइटेड था। एक्चुअली उस समय भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भारत कहाँ था? भारत तो बस एक ट्राइब का नाम था, है ना। बैटल ऑफ 10 किंग्स पढ़ा है आपने? भारत जो ट्राइब हुआ करते थे, तो भारत जो था उसमें ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। हिंदू तो शब्द ही नहीं था जी, समझ रहे? वैदिक धर्म था, ब्राह्मणिज्म था। तो ऐसा कोई कम्युनल फीलिंग वहाँ पर नहीं था, ऐसी कोई सांप्रदायिक भावना नहीं थी। एक दूसरे का कल्चर हम लोग एक्सेप्ट करते थे, सब लोग साथ में रहते थे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म मतलब ब्राह्मणिज़्म, तीनों वहाँ पर थे, मगर हमें ऐसा कोई दंगा देखने को नहीं मिला बड़ा। हाँ, 1-2 हुआ हो, मगर आम नहीं था। अभी हमारे यहाँ सांप्रदायिकता आम है, सभी फील्ड में है, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, धार्मिक में तो भर भर के, पॉलिटिक्स में तो और भर भर के, है ना। अगर हम लोग सांप्रदायिक नहीं होते तो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने घर में किराए पर रहने के लिए देने से पहले उसका धर्म नहीं पूछता। धर्म तो छोड़ो, जात पूछते हैं हम लोग, है ना, कि कौन से जात के हो। अगर हमारे जात के हो तो ठीक है, अगर जात छोटी है तो नहीं सर, नहीं रहने देंगे। जात अगर ऊँची है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका है हमारे प्राचीन भारत की हालत, जहाँ पर दूसरे कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को हम लोग एक्सेप्ट करते थे। अशोका ने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, जो धार्मिक सहिष्णुता है उसका उन्होंने पालन किया और धम्म पर ध्यान केंद्रित किया। अब आते हैं हम लोग मिडिएवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में। यहाँ पर भी अकबर ने जो उदाहरण है ऐसे ऐसे पेश किए जहाँ दिखता है कि नहीं, यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं थी। हाँ, झड़प होते थे, मगर जहाँ बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ तो आएगी, है ना। मगर ये जो आवाज़ थी वो सांप्रदायिकता की आवाज़ नहीं थी, समझ गए। अगर सांप्रदायिकता की आवाज़ होती तो जनता जनता आपस में टकराता। हाँ, कह सकते हैं कि औरंगजेब जो था थोड़ा सा सनकी था, थोड़ा सा वो धार्मिक कट्टर ज़्यादा था, मगर वो शासक था, उसका अपना मेंटलिटी था। जनता में एक दूसरे के खिलाफ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। 1857 की क्रांति तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना, स्पेक्ट्रम की किताब में साफ लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिला करके जो अंग्रेज हैं उसे क्या हमने लड़ाई लड़ी।
अगर यहाँ पर संप्रदायवाद होता तो युद्ध में भी, इस क्रांति में भी हमको संप्रदायवाद दिखता। सभी के सभी हिंदू दिल्ली की ओर दौड़े एक मुसलमान को अपना शासक बनाने के लिए। कौन था? बहादुर शाह जफर। अगर संप्रदायवाद होता तो क्या हम एक मुसलमान को अपना शासक बनाने के लिए तैयार होते? नहीं, है ना। हम लोगों ने कई सारे जो मुसलमान हैं उनके लीडरशिप में हमने लड़ाइयाँ लड़ी। ज़मींदार जो हमारे होते थे हिंदू होते थे, कहीं कहीं मुसलमान होते थे। तो 1857 की क्रांति तक हमें भारत में सांप्रदायिकता का कोई भी चिन्ह हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हुआ क्या, जब क्रांति हुई तो क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में मुसलमानों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों सर? क्योंकि अंग्रेज़ के आने के पहले मुसलमान थे हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी में। क्या थे? वही लोग रूल करते थे। जब अंग्रेज़ आए तो सत्ता चली गई इनकी। तो सबसे ज़्यादा जो गरजने वाले लोग थे क्रांति में वो थे मुस्लिम। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मुस्लिम ने हम पर बहुत ज़्यादा हमला किया है, हम पे ज़्यादा बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो क्रांति के बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिसी में, सब कुछ में मुसलमानों को दबाना शुरू किया। प्रो हिंदू पॉलिसी अपनाई। 1857 से करीब करीब 20 साल तक प्रो हिंदू पॉलिसी अपनाई गई। मुसलमान इस बीच काफ़ी पिछड़ गए। शिक्षा में भी, चूँकि शिक्षा में ही पिछड़ गए तो जॉब में तो अपने आप पिछड़ जाएंगे। चूँकि अंग्रेज़ों ने पहले ही सब हमारे इकोनॉमी का नाश कर दिया था, कंपनी फैक्ट्री वगैरह बना नहीं था, तो जॉब तो थी नहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो सभी जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं वो डिपेंडेंट हो गए गवर्नमेंट जॉब पर, जैसे कि अभी हैं। अरे इंडस्ट्री में नौकरी ही नहीं है तो क्या करे आदमी? सरकारी नौकरी ही तो ढूंढेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात थी। तो हमने देखा कि जो आपका मॉडर्न इंडिया है वहाँ पर क्रांति जब आया तो अंग्रेज़ों ने 20 साल तक पॉलिसी अपनाई। उसके बाद 20 साल के बाद पॉलिसी उन्होंने बदल दी। ऐसा क्या हुआ सर? 20 साल के बाद जब मुसलमान थे उन्होंने देखा कि हमारे पिछड़ेपन के पीछे अंग्रेज़ों से हमारा जो दूरी है वो जिम्मेदार है। तो किया क्या? सर सैयद अहमद खान जैसे लोग थे, उन्होंने जो दोस्ती है बढ़ानी शुरू करी अंग्रेज़ों के साथ। और इससे हिंदू और मुस्लिम में जो टकराव है, मतलब कि जो है ना, टकराव नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं मतभेद, मन मुटाव कह सकते हैं एक तरह से, कि हाँ तुम हमसे ऊपर हो, हम तुमसे नीचे हैं। तो ये होना शुरू हुआ। क्लियर है? जो आपका सांप्रदायिकता है ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में जब चुनाव आया तो चुनाव में वोट होगा। वोट करने के लिए हम जनता को अपनी ओर खींचेंगे। हम जनता को अपनी ओर किसी मुद्दे पर खींचेंगे, चाहे वह मुद्दा हो हमारी जात का, हमारे धर्म का, हमारी गरीबी का, हमारी अमीरी का, हमारी जात का। तो यहाँ पर आपको जो धर्म है, धर्म एक मुद्दा बन गया लोगों को अपनी ओर खींचने का। क्लियर है? कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे जो हिंदू ये कट्टरवादी हैं उनको जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो आपका यहाँ पर जिम्मेदारी है वो जो हमारे जिन्ना वगैरह है, मुस्लिम लीग वगैरह है ना, उन पर जाता है। क्लियर है? तो ये हैं हमारे इवोल्यूशन कि कैसे कैसे इवोल्व हुआ। 57 के बाद जो सांप्रदायिकता है वो बहुत जोर में पकड़ा। इसके पहले नहीं था। इसके पहले जब औरंगजेब ने टैक्स लगाया था धर्म पर, मंदिर तोड़े थे, जो सिख गुरु की हत्या करी थी, ये कुछ पर्टिकुलर इवेंट थे। कम्युनलिज्म नहीं कह सकते इसको। कम्युनलिज्म तब होता है जब ये कम्युनिटी में फैल जाता है। क्या होता है? सांप्रदायिकता जब संप्रदाय के बीच में फैल जाती है तो होता है, वरना इसको कट्टरवाद कहते हैं। दो शब्द अलग अलग इसीलिए नहीं बने होते, दोनों का मतलब अलग अलग है। कट्टरवाद और सांप्रदायिकता दोनों अलग अलग टर्म है। अंतर समझ गए? समझ गए ना? चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कम्युनल अवार्ड दे करके, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके, जो तुष्टीकरण की नीति है वो अपना करके हमारे यहाँ सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, उसको हवा दी, हमारे यहाँ पूरा समाज को बांट करके रख दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना एक एक्स्ट्रा टॉपिक, कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। पहला कारक था राइज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, हमने एक्सप्लेन कर दिया।
लोगों को पॉलिटिक्स में ले करके आना था, उनको मोबिलाइज करना था। मोबिलाइज करेंगे किसी न किसी लाइन पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म का हो, या फिर वो रीजन का हो। कहते हैं ना सभी लोग, जैसे कि सभी बिहारी हैं, सभी महाराष्ट्रीय हैं तो ये काम करेंगे, सब लोग यहाँ पर ये काम करो, सब लोग इस पर वोट करो, सब लोग इसको लाइक करो, कहते हैं ना। तो धर्म, जाति, रीजन, इन आधार पर लोगों को मोबिलाइज किया जाने लगा। क्लियर है? एक बात और, जो आपका कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, इन्होंने खूब भूमिका निभाई। चूंकि हमारे यहाँ जॉब ही नहीं थे तो मिडिल क्लास क्या करेगा, गवर्नमेंट जिसे डिपेंड होगा। प्लस हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी तुष्टिकरण शुरू किया धर्मों का। जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको उन्होंने एक्सेप्ट, जैसे कि उन्होंने दिया मुस्लिम लीग को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा देना शुरू किया, उसको अपने करीब रखने लग गए। जब लोगों को लगा, जब मुसलमानों को लगा कि ब्रिटिश सरकार के बहुत नज़दीक है मुस्लिम लीग, तो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ा। मुस्लिम लीग का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया। क्लियर है? कांग्रेस ने एक गलती ये करी कि कांग्रेस ने मुसलमानों से बात करने के बजाय मुसलमानों के नेताओं से बात करी। कांग्रेस ने अगर ये गलती नहीं की होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। कांग्रेस ने सीधे मुसलमानों से बात करना चाहिए था कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपके भी प्रतिनिधि हैं, आप भी हमारे भीतर आते हैं, हम भी आपके साथ रहें। मगर इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बात करना सही समझा। अब क्या रहा होगा जैसे उनके मन में, ये बात तो वही जानते हैं, मगर ये पॉलिसी हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई। अगर आप मुस्लिम को अपने भरोसे में ले लेते तो मुस्लिम लीग का इतना क्रेडिबिलिटी नहीं बनता, उसका इतना औकात नहीं होता। समझ गए बात? है क्या, मिडिल क्लास का उदय हुआ। जब किसान धीरे धीरे उनकी आय बढ़ी तो कई सारे जो माता पिता थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बेटा किसान नहीं बनेगा, वो जॉब करेगा। तो मिडिल क्लास का उदय हुआ। जो यहाँ पर मिडिल क्लास था वो अपना हित बचाने के लिए धर्म की ओर मुड़ा। होता क्या है, हमें लगता है कि जो आरक्षण है, आरक्षण सबके लिए हम लोग जो है ना सरकार से वो लेते हैं, मगर इस आरक्षण का सबसे बड़ा फ़ायदा मिडिल क्लास को मिलता है, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो एसटी एससी में हो। अगर आप एसटी एससी को उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आरक्षण का लाभ है मेनली एसटी एससी का जो अमीर तबका है वही ले रहा है, क्योंकि उनके पास चीज़ें हैं, रिसोर्स हैं कोचिंग करने का, कहीं जा कर के पढ़ने का। जो गरीब एसटी एससी है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे फ़ायदा करेगा? गरीब एसटी एससी खुद अमीर एसटी एससी से लड़ नहीं पाता, compete नहीं कर पाता, है ना। तो ये बातें हैं। अगला क्या हुआ, सोशल डिफरेंसेस। भारतीय समाज जो है इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर भेदभाव बड़ी जल्दी पनप जाते हैं। एक तो धर्म इतने सारे हैं, दूसरा हमारा हिंदू धर्म में कई सारी जो जातियाँ हैं ना उसमें बटा हुआ है। हमारे यहाँ जो रिसोर्स है वो इस तरह से बटा था कि एक जगह पर अगर हिंदू ज़मींदार है तो वहाँ पर मुस्लिम किसान होते थे, कहीं मुस्लिम ज़मींदार तो वहाँ पर हिंदू किसान हुआ करते थे। अब बंगाल में देखिए, आप मालाबार वाला रिवोल्ट है वहाँ पर देखिए, आपको जो आपका फीचर है बेसिक वाला वो दिख जाएगा। इसी कारण से जो कम्युनलिस्ट लोग थे उन्होंने उन पर उंगली उठानी शुरू कर दी। मान लो कि किसान है मुसलमान, ज़मींदार है हिंदू, और वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रहा, तो ये नहीं कहते हैं कि ज़मींदार टैक्स वसूल रहा है उसे ज़बरदस्ती, कहते हैं कि हिंदू शोषण कर रहा मुसलमानों का। वो पूरा इशू इकोनॉमिक है, वो पूरा इशू आर्थिक है कि ज़मींदार ब्रिटिश के कहने पर टैक्स वसूल कर रहा ज़्यादा, मगर उसको हम धर्म का जो रंग है वो दे देते हैं। समझ रहे बात? तो ये सारे इश्यूज़ के कारण हमारे यहाँ संप्रदायवाद फैला, जो रेवलरी है ये बढ़ गई। जब वहाबी और जो फैराइजी जैसे मूवमेंट हुए तो हमारे यहाँ जो शुद्धि आंदोलन है वो हुआ, और गौ हत्या विरोधी आंदोलन ये सब शामिल हुए, ये सब हमारे यहाँ शुरू हुए। तो इस कारण से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दूरी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब क्या हुआ, जो हमारे यहाँ रिएक्शनरी एलिमेंट हैं, जो आपके प्रतिक्रियावादी तत्व हैं,
जिन्ना जैसे, जब इनकी नौकरी खतरे में पड़ी, जब इनका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ा, तो वो लोग धर्म की ओर बढ़े, लोगों को धर्म के नाम संबोधित किया और उसके लिए अपने वोट मांगे। क्लियर है। दूसरा, जो हमारे यहाँ डिवीजन है जाति का, रीजन का, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का, आइडियोलॉजी का, ये सभी डिफीट कर दिए गए थे भारतीय हमारे संग्राम है ना उसमें। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता है एक कारण कि यार हम अब बांटे तो कैसे बांटे इनको। उन्हें दिखा धर्म, उन्होंने धर्म को हवा देना शुरू किया। क्लियर है। जो कांग्रेस की गलतियां थी वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार से आपको मैंने बताया कि हमने बात नहीं करी, हम अपीज करते रह गए कम्युनल लीडर्स को। हमें मुस्लिम जनता से हमें सीधे बात करना चाहिए था। जब तक हमने ये बात समझी तब तक देश का विभाजन हो चुका था। तो ये थे हमारे कारक जो जिम्मेदार थे भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव के। अब इसके मेनली हमको 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण है 1888 से 1906 के बीच में। 6 क्यों बोला सर? 6 में आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने इस स्वदेशी आंदोलन को हिंदू मुस्लिम के तौर पर उनके सामने रख दिया। उन्होंने ये कहा कि देखो बाबा, अगर बंगाल को हम डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा ईस्ट बंगाल, एक बनेगा आपका वेस्ट बंगाल, है ना। जो आपका ईस्ट बंगाल है इसमें मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में रहेंगे। जो आपका पश्चिम बंगाल है यहाँ पर हिंदू हैं जो मेजॉरिटी में रहेंगे। भले ही ये मुस्लिम बंगाली बोलते हो मगर हैं तो मुस्लिम ही। तो ये बोल करके उन्होंने मुस्लिमों को स्वदेशी आंदोलन से अलग कर दिया। ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने, तो मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट काफ़ी कम किया आपके इस स्वदेशी आंदोलन में, क्योंकि उनको लगता था कि यार बंगाल का जो बांटा हो तो सही ही है, हमको अपना अलग एक राज्य मिल जाएगा ईस्ट बंगाल, है ना। दूसरा शुरू हुआ 1906 के बाद 1937 तक चला और 37 के बाद इसका तीसरा चरण शुरू हुआ। मैंने क्या बोला था, जो आपके सेकुलर हित हैं वो जुड़े हुए हैं धर्म से, ये पहला था। दूसरा था हमारे धर्म, चूँकि हमारा धर्म अलग अलग है हमारे हित भी अलग अलग होंगे। हमारा धर्म अलग है, हमारे हित एक दूसरे के विरोधी होंगे। ये था आपका तीसरा चरण। पहले चरण में क्या हुआ था, जो कई सारे राष्ट्रवादी हैं, हिंदू राष्ट्रवादी, मुस्लिम और सिख राष्ट्रवादी, इनका उदय हुआ था। शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। जो आपका गौरक्षा आंदोलन है ना, ये चलाया गया था 1892 में। इसके बाद जो फरेजी मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट है, ये सब चलाए गए जिन्होंने एक दरार पैदा की हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में। जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पर आपका जो लिबरल कम्युनिज्म है ये शुरू हुआ। ये पॉलिटिक्स में बिलीव तो करता था मगर इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब कि आपका जो सांप्रदायिकता है इतना ज़्यादा डीप नहीं था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, आपके जो जिन्ना हैं, मालवीय हैं, लाला लाजपत राय, इन्होंने इनके जो काम थे थोड़ा सा लिबरल कम्युनिज्म की तरफ था। आपको पता है कि जब हमारे नेता काउंसिल में गए चुन करके, याद है स्वराजिस्ट वगैरह, तो जब वो गए वहाँ पर चुन करके तो उनमें से कुछ नेताओं ने कहा कि हमको अपने हिंदू धर्म का जो हित है उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि मुस्लिम हमसे आगे ना निकल पाएँ। तो यहाँ पर हमने जो गलती करी वो यही थी कि हम अंग्रेज़ों के बहकावे में आ गए। हमने सोचा कि अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हम अपना हिंदू हित बचा लेंगे, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हुआ क्या, चूँकि आपका 1937 तक इसका मुस्लिम लीग का करीब करीब हर डिमांड मान लिया गया था। उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दे दिया गया था, उनको आरक्षण है वो सब चीज़ें उनको दे दी गई थी। अब मुस्लिम लीग के लोग करें तो क्या करें, अरे आपका सब डिमांड पूरा हो गया, अब तुम वोट किस बात पर मानोगे। तो फिर उन्होंने बात करना शुरू किया देश के विभाजन का, अपने लिए एक अलग देश का। क्या उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम के बीच में जो बेस है बढ़ाना है और जो हमें अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको चलाते रहने के लिए हमको एक अलग देश की ज़रूरत है।
समझ गए? तो यहाँ से आपका शुरू होता है थर्ड स्टेज, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। यहाँ पर उन्होंने जो एक सेपरेट देश है इसकी डिमांड करी। ध्यान सुनना, जो सेपरेट स्टेट का एक जो पहला आइडिया था वो दिया गया था 1916 में अब्दुल सत्तार के द्वारा। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल है वो रखा। 1933 में रहमत अली ने जो पाकिस्तान का प्रपोजल है वो रखा, मगर अभी तक भी मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया था टू नेशन थ्योरी, जिन्ना को इंक्लूड करके। जब चुनाव 1937 का हार गए, 1937 का चुनाव जब मुस्लिम लीग हार गया बुरी तरह से, तो जिन्ना को लगा कि अरे अब क्या, अब हमारा पॉलिटिक्स कैसे चलेगा। तो इन्होंने इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान का जो नारा लगाना शुरू किया, और इस तरह से जो अपना संप्रदायवाद है वो काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ फैला। ये संप्रदायवाद है अब बहुत ही ज़्यादा रेडिकल बन गया, मास बेस्ड बन गया, मतलब कि इसमें अब लोग भी बढ़ चढ़ के लेते थे, यहाँ पर पार्टिसिपेशन करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा इस्लाम खतरे में है। चूँकि इस्लाम ही खतरे में है तो हम क्या करेंगे रह करके। उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इन सब रैली में, इन सब दंगों में। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, दोनों ने अपने अपने तरीके से संप्रदायवाद को फैलाना शुरू किया। जो भाषा है, अपने काम है, अपना जो व्यवहार है, इन सब से जो आपका सांप्रदायिकता है वो कॉलोनियलिज्म का ही एक बाय प्रोडक्ट है। हमारा जो आर्थिक मंदी है, जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का अभाव है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये भी एक रिजल्ट है हमारा सांप्रदायिकता। क्लियर है? तो ये बातें थी, ये हमारा था मेन 3 स्टेज की कैसे हमारे यहाँ सांप्रदायिकता फैला। समझ गए? जो जड़ें हैं आपके कम्युनिज्म की गहरी जमने लग गई, और इतनी गहरी जमी कि यहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए। कोलकाता का जो है ना, बंगाल का दंगा, जब गांधी जी बहुत दुखी थे आज़ादी के बाद, वो जानते हैं आप। फिर आज़ादी के बाद हमारे यहाँ दंगे शुरू होने हो गए, और अभी तो खैर आपको पता ही है कितना पोलराइज हो गया है हमारा समाज। तो हमारे समाज में जो धर्म है इसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हमारा समाज अब एक कम्युनल समाज की तरह हम लोग इसको देखते हैं, अब ये बन गया है। समझ के बाद? तो ये था हमारा संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर दें दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में। इसके पहले हम बता दें आपको कि कल का जो क्वेश्चन है वो आपको सुबह में मिल जाएगा 5 बजे वाली वीडियो में। आपसे उम्मीद रहेगी, आपसे अनुरोध रहेगा कि इसी वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, और जो नोट्स है सब कुछ बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे, आप कोई बात नहीं भूलेंगे। इसी लेक्चर को जब आप एक बार और देखेंगे ना, तो आपको और बातें पता चलेंगी और आप भी और भी कुछ सीख पाएंगे। चलो मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।